नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में। और आज से हर गुरुवार को हम एक स्पेशल सीरीज शुरू करें, इसका नाम है एसएमई कॉर्नर। इस एसएमई कॉर्नर के अंदर हम उन कंपनियों के मैनेजमेंट से बात करेंगे जो छोटी ज़रूर हैं लेकिन उनके सपने काफ़ी बड़े हैं और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में आज बातचीत करेंगे कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव लाट से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार ने सारी बढ़त गंवाई, निफ्टी दिन के निचले स्तर के पास पहुंचा। निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 700 पॉइंट फिसला। मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान। मेटल सेक्टर में आज अच्छी रौनक, शॉर्ट कवरिंग के चलते हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टील, टाटा स्टील 2% तक ऊपर। फार्मा शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी। केमिकल शेयर्स में जोरदार तेजी से 4% उछला टाटा केमिकल, साथ ही एसआरएफ, जीएनएफसी जैसे शेयर्स में भी अच्छी मजबूती। कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले सरकारी बैंकों में तगड़ा एक्शन। आवाज एमपीसी की राय, 0.5% बढ़ सकती है ब्याज दरें। और दुनिया के उभरते सितारों की लिस्ट में शामिल हुए रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। टाइम 100 नेक्स्ट के इमर्जिंग लीडर्स की सूची में जगह बनाने वाले अकेले भारतीय। तो सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। शुरुआत एक अच्छी मोड़ पे हुई थी लेकिन अब लाल निशान पे है। और ये बात सुबह ही हमने चर्चा की थी कि ब्रिटेन ने जो कदम उठाया है उस सेंट्रल बैंक ने, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा और बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। देखिए, ऊपर से लगातार प्रेशर है और मार्केट इस वक्त रेड हो चुका है। निफ्टी आप देखेंगे तो करीब 40 पॉइंट्स डाउन है और सेंसेक्स में करीब 250 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट कमज़ोर है। कल क्रेडिट पॉलिसी है, उससे पहले भी रीपोजिशनिंग ज़रूरी है। मिड कैप मामूली सी 10-12 पॉइंट ग्रीन के साथ काम कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से मार्केट में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। तमाम इंडेक्स में आप देखें तो कमज़ोरी है। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा सर, ऊपरी स्तरों से तो मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया है। क्या ये मौका है कि आप शॉर्ट बनाएं? जैसे कि मैंने 1 बजे के शो में कहा था, गुड आफ्टरनून टू यू, कि अगर 16,900 का स्टॉप लगाकर चलें तो 3.5 तक एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे मार्केट में अब भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। गैप अप खुला, लगातार गिरावट, स्लो ग्राइंडिंग मूव डाउन है लेकिन वीकनेस है। तो बेचने चाहिए फिर तो। बैंक निफ्टी बेच दें क्या? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में बेच सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है, ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रेंथ है। काफी हद तक बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है। लो लेवल देख सकते हैं। अब ट्रेड करा है 37,575 पर, हो सकता है 37,500 एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक स्लाइड हो। इसलिए स्टॉप होना चाहिए यहाँ पर, एक बता दूं, वो होगा करीब 37,640, क्योंकि पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है 37,500। जैसे 16,800 भी लगभग उसी के आसपास है। नेक्स्ट इसमें नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, जहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे जाता तो रुकेगा कहाँ पे? ये 16,400 में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सब 640 के करीब है शायद, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट आई थिंक 16,640 के करीब है सपोर्ट। 16,640 16,440 16,640 के समथिंग लाइक 16,600 के करीब है। ओके, 16,600 के आसपास गावा सर को लगता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और लगातार इसीलिए कमजोरी बनी हुई है। गावा सर, कुछ सेक्टर जो सुबह अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा रिवाइवल है, उनमें से एक मेटल है। हिंडाल्को की बात करें तो 3% ऊपर है और टॉप गेनर है निफ्टी का। क्या निफ्टी हिंडाल्को में आपको लगता है कि ये मौका है शॉर्ट करने का? शॉर्ट नहीं करना है। ओके, शॉर्ट नहीं कर सकते इसको, मार्केट में अपू जाने दो, जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा फिर शॉर्ट करने का मुकाबला रहेगा। लेकिन फिलहाल तो जिंदल स्टील अच्छा लगता है ऑन साइड, और सो इज द केस विद हिंडाल्को। तो शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा अप मूव मिल सकता है। कब सर, लाल पैथलैब में एक ड्रीम रन चला था, उसके बाद आज ये 4.5% नीचे है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मौके का फायदा उठाएं लोग। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये स्टॉक मैंने लोअर लेवल्स में करीब 2300 के आसपास रेकमेंड किया था, और अब यहाँ पर कल से शायद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आज मौका है प्रॉफिट बुक करने का, जिसके 6 डेज और 7 डेज अप मूव मिला था, 7 डेज का, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए ना लगातार। 6-7 दिन लगातार चला था, इसलिए अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। चलिए, अब आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। जो हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि एसएमई कॉर्नर हम आज से शुरू कर रहे हैं। हर गुरुवार को एक छोटी कंपनी से बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है कंट्रोल सिस्टम्स के फाउंडर और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव लाट। कंपनी क्या काम करती है, पहले थोड़ी इस पर बातचीत हो।
रेलवे के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है, काफ़ी सारे काम करती है और एक बड़ा क्लाइंटेल है जिसको ये सर्व करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं RDSO से अप्रूव्ड होते हैं और उनको एक प्रेफर्ड वेंडर के तौर पे चुना भी गया है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आपका IPO खुला हुआ है और ये आज आखिरी दिन है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, 1-2 दिन पहले आना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। नमस्कार नीरज जी। जी, अभी भी समय है। तो BSE SME प्लेटफॉर्म पे ये इसकी लिस्टिंग होगी और इस पे ही बातचीत करते हैं। गौरव, पहले तो बिल्कुल बेसिक समय बताइए कि आपकी कंपनी क्या काम करती है। नीरज जी, ऐसा है कि कॉन्कॉर्ड का जो बिजनेस है वो 2 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। मैं बोलूँ तो हम लोग कोचिंग यानी कि जो पैसेंजर के डब्बे होते हैं उसके लिए और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेलवे के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इसमें जैसे कि IV कपलर हो गया, इमरजेंसी लाइट यूनिट हो गई, फैंस हो गए, केबल जैकेट्स हो गई, फिर उसके बाद कई तरीके के बैटरी चार्जर्स, पैनल्स और कई सारे RDSO अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और नितिन और मेरा विश्वास है कि अगर देश को रफ्तार देनी है तो रेल की गति बढ़ानी होगी एंड रेलवेज को और सुरक्षित और कंफर्टेबल बनाना होगा। और कॉन्कॉर्ड में यही हमारी कोर और यही हमारा मूल मंत्र है। ओके, आपकी कंपनी लखनऊ बेस्ड है, तो लखनऊ में प्लांट हैं आपके, क्या कैपेसिटी है उनकी, किस कैपेसिटी पे इस समय वो रन हो रहे हैं? लखनऊ में हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं चिन्हट इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें करीब 1880 स्क्वायर मीटर्स की हम लोग का साइज है। और दोनों फैक्ट्रियों में अलग अलग हम लोग जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बनाते हैं। और फैक्ट्री सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि बहुत अच्छी और ऑलमोस्ट शिफ्ट में पूरे टाइम चलती रहती है। ओके, अच्छा, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट रेलवे है या वेंडर के थ्रू आप जाते हैं? इंडियन रेलवेज का जो बिजनेस है वो करीब 17 जोन्स में डिवाइडेड होता है ऑल ओवर इंडिया। और इन सारे ही जोन्स में और 3 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जैसे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, MCF और RCF, जहाँ पे ये पैसेंजर डब्बे बनाए जाते हैं। तो हम पिछले कई सालों से इन सारी जोन्स में अपने और इन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली? जी बिल्कुल डायरेक्टली। और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं? हाँ जी, इसके साथ ही जो रेलवे अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को देती हैं, जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट्स हो गए, L&T हो गया, KEC हो गया, कल्पतरू हो गया, और भी कई बड़ी कंपनियां हैं, उनको भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स, बोर्ड्स, बैटरी चार्जर्स, इन सारी कंपनियों को लगातार सप्लाई किए जाते हैं। ओके, तो रायवली कोच फैक्ट्री को भी आप करते होंगे? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग हो, चूंकि आपके बगल में ही तो मैंने कहा उसका जिक्र है। आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप कितना फंड रेज करना चाहते हैं, उस फंड का इस्तेमाल क्या करेंगे? हम लोग जो रेज कर रहे हैं वो करीब 8.25 करोड़ के आसपास का अमाउंट रेज कर रहे हैं। और जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉम्पिटिटिव एज को, अपनी प्रोडक्ट बास्केट को और बड़ा करने में, अपने R&D के ऊपर ज्यादा फोकस करने पे, और साथ ही साथ जो ये रेलवे में जो आज की डेट में एक बहुत अच्छी एक आई वुड से इस वक्त ग्रोथ स्टोरी क्रिएट हो रही है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये की फोकस एरिया है। और जिसकी वजह से 2022-23 में जो यूनियन बजट डिक्लेयर हुआ था वो करीब 2,38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेलवे को अलोकेट किया गया है, जिसमें कई सारी नई इनोवेटिव और चीजें रेलवे में ऐड की जा रही हैं। तो आई वुड जस्ट से दैट वी आर ब्लेस्ड टू बी एट द राइट टाइम, एकदम सही जगह पे सही समय पे हम हैं, और इसी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही ये फंड रेज किए जा रहे हैं। ओके, तो इसको ग्रोथ कैपिटल के तौर पे आप यूज़ करेंगे। 8 करोड़ 31 लाख का ये फंड आप रेज करें। 53 से 55 रुपए का इशू प्राइस है और आज इसका आखिरी दिन है। जिन लोगों को इसमें सब्सक्राइब करना है वो उनके समय है और BSE SME प्लेटफॉर्म पे इसकी लिस्टिंग होगी। गौरव, थोड़ा सा मुझे आपके फाइनेंशियल्स बताइए कि
किस तरीके के हैं इस समय लास्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर हम कंसीडर करें तो? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब 80% की ग्रोथ दर्ज करी थी अपने सेल्स रेवेन्यू में, और साथ ही साथ करीब 81% की ग्रोथ रजिस्टर करी थी अपनी नेट प्रॉफिट में, और 31 करोड़ 73 लाख पे हमारा पिछले साल का क्लोजिंग था। 31 करोड़। अच्छा, ये बताइए कि जिस मार्जिन पे आप काम करें, चूँकि आजकल बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, बहुत सारी रॉ मटेरियल की आपकी कॉस्ट बढ़ गई होगी, तो चूँकि आप रेलवे के लिए काम करते हैं, तो ये जो कॉस्ट एस्केलेशन होता है इसको कैसे मिटिगेट करते हैं? क्या ये क्लॉज उसमें शामिल होता है कि आप पास ऑन कर देंगे, बढ़ा देंगे, या वो रिवाइज करते हैं, या एक बार तय हो गया तो सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट को आपको ऑनर करना पड़ेगा? देखिए, रेलवे का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंटली सारे टेंडर्स होते हैं, और एवरी वेंडर हैज टू ऑनर द कमिटमेंट व्हिच दे हैव गिवन इन देयर टेंडर्स। तो हम लोग भी उसी बेसिस पे काम करते हैं। और जो आपने बात बोली कि डेफिनेटली रेलवे के कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने क्या किया, जैसे पिछले साल हम लोगों ने, अगर आप हमारी बुक्स देखें तो उसमें इन्वेंट्री थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है जस्ट बिकॉज वी डिड एक्स्ट्रा परचेजिंग, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए परचेज पे बहुत फोकस करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकें जिससे कि उस कॉस्ट को मेंटेन कर सकें। ओके। अच्छा गौरव, क्या ये संभावनाएं भी हैं आपके यहाँ, आपके मैन्युफैक्चरिंग में, कि अदर देन रेलवे भी आप कुछ चीज़ें बना सकें जो दूसरी इंडस्ट्रीज को कैटर करें? सर, जिस तरीके का प्रोडक्शन और सेटअप हमारा है उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज को भी सर्व किया जा सकता है। बट जिस इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी अपना नेटवर्क और अपना सेटअप क्रिएट कर चुके हैं पिछले कई सालों से, इस इंडस्ट्री में नितिन और हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो अभी जो ग्रोथ पोटेंशियल इस अकेले सेक्टर में है, और इस सेक्टर में भी आज की डेट में इतना आसान नहीं है कि कोई नई कंपनी एक दिन में आ जाए, बिकॉज जो तरीके के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो काफी सेफ्टी और काफी डिजाइनिंग और रिसर्च के बाद डेवलप किए जाते हैं। सो अभी बहुत पोटेंशियल है इस अकेले सेक्टर में, और हमारा सारा फोकस अभी तो इसी पे रहेगा, और समय के साथ देखते हैं आगे कैसे रहता है। R&D आपके इन हाउस है या किसी से टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है? नहीं, हम लोग काफी R&D इन हाउस करते हैं, और रेलवे जब भी अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स अपने प्रोडक्ट्स की देते हैं तो उसके बेसिस पे उनके स्पेक को पढ़ के अपने प्रोडक्ट्स को इन हाउस डिजाइन करना, डेवलप करना, फिर उसके बाद उसको एज अ प्रोटोटाइप रेलवे को फॉर ऑफर करना, जिससे कि वो इवैल्यूएट कर सकें प्रोडक्ट को, कंपनी को, और उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। और अप्रूवल के बाद भी आपको एक अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है एज अ डेवलपमेंट सोर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस एक सर्टेन कैटेगरी के बाद ही, सर्टेन सप्लाईज के बाद ही आप मैक्सिमम या मेजॉरिटी क्वांटिटी के लिए आपको अलाउड होता है। परफेक्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। अच्छा गौरव, एक चीज़ और, चूँकि आपने कहा कि मोड क्रिएट हो गया है आपका, और एंट्री बैरियर इतना आसान नहीं कि कोई भी आदमी आए और बनाए और सप्लाई करने लगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, आपके फेवर में जाता है ये। तो मैं समझना चाह रहा था कि रेलवे के थ्रू, रेलवे में जाना प्लस RDSO से आपको अप्रूवल भी चाहिए, और इतना आसान नहीं होता कि आप सरकार को चीज़ें सप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ये आपका मोट है या टेक्नोलॉजिकल जो आपका फिनिश है वो आपका मोट है? सर, किसी भी कंपनी के लिए दोनों ही चीजें काफी जरूरी होती हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड से रेलवे इस वक्त काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है और काफी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी इज द न्यू लैंग्वेज, आई वुड से। टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ही आपको या किसी भी कंपनी को एक नए स्तर पे ले जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है आज की डेट में। और मैं भी मानूंगा कि हम कॉन्कॉर्ड में भी सारा फोकस नई तकनीकों पे, नई टेक्नोलॉजी पे
और कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना के रेलवे के लिए सप्लाई कर सकते हैं, उसी पे रहते हैं। क्योंकि रेलवे का जो सिस्टम है वो बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है, और उसमें कोई भी कंपनी अगर अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मेहनत से काम करती है तो उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। चूंकि आप अभी कंप्लायंस के दायरे में, इसलिए मैं आपसे गाइडेंस नहीं पूछूंगा कि आप किस तरह, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप गौरव में ये बताइए कि विजिबिलिटी कितनी है। और जैसे रेलवे में तो पता कितना लाखों करोड़ का कैपेक्स चल रहा हुआ, तो मतलब अनंत काल तक आप सप्लाई करते रह सकते हैं। तो ये राइडर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आईपीओ के दौरान आपको गाइडेंस देना शायद अलाउ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों, निवेशकों की समझदारी के लिए कि किस तरीके की विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी के तौर पे मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सरल सी है कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की जो प्रोग्रेसिव सोच है और जो सरकारी नीतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम उसी डायरेक्शन में नए प्रोडक्ट्स और नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अपने नेटवर्क को, अपनी सिस्टम्स को, अपने प्रॉफिट को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब का फायदा तो आज देखिए, कोई भी सेक्टर अगर ग्रो करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और कमिटमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो देयर इज नो चांस कि वो सेक्टर में या प्रगति की रफ्तार ना मिले। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि आगे भी हमें एक बहुत अच्छा प्रगति और बहुत अच्छी ग्रोथ समय के साथ मिलनी चाहिए। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि बिजनेस मॉडल आपको, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, जो हम लोग एक मैनेजमेंट से सुनना चाहते हैं। आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ बहुत सक्सेसफुल होगा, और आगे फिर जब एक बार लिस्टिंग हो जाए तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स एक एसएमई है, कंपनी है, और जो लिस्टिंग के लिए आई है बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे इसकी लिस्टिंग होगी। आज इसका आखिरी दिन है। जो लोग एसएमईज में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए है, और जब ये लिस्ट होगी तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो ये शुरुआत है। हर गुरुवार को हम एक कंपनी से बातचीत करेंगे और आपका परिचय कराएंगे एसएमई कॉर्नर में। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार में लगभग वैसी ही स्थिति है, उतार चढ़ाव और एक्सपायरी का साफ असर दिख रहा है, लेकिन वीकनेस की तरफ मार्केट है। क्योंकि आप देखिए, बिल्कुल ये त्रिभुज बन रहा है चार्ट जगह, ऊपर से लगातार फिसलन बनी हुई है और मार्केट नीचे की तरफ रुझान करे हुए हैं। और जिस तरीके की डिसीजंस लिए गए बैंक ऑफ इंग्लैंड के, उसका कोई असर हुआ नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, लगातार इसीलिए वीक बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी 125 और निफ्टी 15-17 पॉइंट कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगले 1.5 घंटे में हर्षिता और वीरेंद्र आपके लिए बनाएंगे कमाई के अड्डे में तरह तरह की स्ट्रेटजीज की एक्सपायरी के दिन और कल पॉलिसी से पहले आपको क्या करना चाहिए।